नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे तालिबान अफगानिस्तान में खुलेआम आतंक फैला रहा है। काबुल की सड़कों पर खूंखार आतंकी खुलेआम AK-47 लेकर घूम रहे हैं और अफगानिस्तान के आम लोग खौफ और डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा खुद को मुस्लिम देशों का झंडा बरदार कहने वाले, और मैं कहूंगा पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार और झंडा बरदार कहने वाले बड़े मुस्लिम देश, बड़े इस्लामिक मुल्क चुप हैं, खामोश हैं। दिखाएंगे आखिर क्यों इन मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है। बात करेंगे पंजशीर के शेरों की। पंजशीर को तालिबान ने कुछ घंटों का अल्टीमेटम दिया। बताएंगे आपको कैसे तालिबान पर पंजशीर के शेरों का खौफ हावी हो गया। साथ ही बात करेंगे तालिबान की काली कमाई की। बताएंगे कैसे तालिबान फटेहाल हो गया है तो अब ड्रग्स का सहारा तालिबान को है, अफीम भरोसे है तालिबान। बताएंगे कैसे। उससे पहले आपको बता दें रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ आर पार की जंग। कपिसा प्रांत में 12 तालिबानी आतंकी ढेर। सूत्रों के हवाले से खबर। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों की फायरिंग से भगदड़। हादसे में 7 अफगानी नागरिकों की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल। तालिबान की दहशत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ का माहौल। महिलाएं बच्चे जमीन पर गिरकर बेहोश हुए। बच्चों को बचाने में अफगानी महिलाएं भी लगी। मौत का तांडव काबुल एयरपोर्ट पर। पिछले 7 दिनों में काबुल एयरपोर्ट या उसके आसपास के इलाकों में 20 लोगों की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, लोगों में दहशत का माहौल। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का सैलाब। एयरपोर्ट को तालिबानी लड़ाकों ने घेरा। भीड़ को हटाने के लिए लगातार फायरिंग जारी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद मची भगदड़। गोलियों के खौफ के बीच भागते दौड़ते दिखे लोग। अफरा तफरी में कई लोगों की जान गई। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिकी गाड़ियों पर तालिबान ने कब्जा किया। काबुल एयरपोर्ट के पास हमवीस पर नजर आए तालिबानी। काबुल में तालिबान ने स्पेशल यूनिट को सौंपा सुरक्षा का जिम्मा। काबुल की सड़कों पर तैनात की बदरी 313 यूनिट। अफगानिस्तान में खौफ के साए में जिंदगी। तालिबानी लड़ाकों को हथियारों के साथ शहर में घूमते देखा जा सकता है। बाइक और गाड़ियों में शहर भर में तालिबानी लड़ाकों ने पेट्रोलिंग की। काबुल पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। सड़कों पर हर तरफ दिख रहे हैं आतंकी। चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की ली जा रही है कड़ी तलाशी। अफगानिस्तान में रिहा किया जा रहे हैं तालिबानी कैदी। फरियाब में 80 तालिबानी लड़ाकों को रिहा किया गया। जेल से रिहा कैदियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तालिबानी राज में बढ़ती महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। ठप बैंकिंग सेवाओं की वजह से लोग परेशान हैं। दाने दाने को मोहताज हुए अफगानी नागरिक। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में निकाली गई रैली। हजारों की संख्या में सड़कों पर निकले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। तालिबान को दिया कड़ा संदेश। तालिबान के खिलाफ मोर्चे के लिए पंजशीर के लड़ाकों ने शुरू की ट्रेनिंग। तालिबान से लड़ाई के लिए अहमद मसूद ने लड़ाकों की तैनाती की। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों में भयंकर युद्ध की तैयारी। हथियारों के साथ पंजशीर की तरफ बड़े तालिबानी लड़ाके। अहमद मसूद के लड़ाके भी तालिबान से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़े। हथियारों से लैस लड़ाकों ने भरी हुंकार। भयंकर युद्ध की आशंका। पंजशीर को तालिबान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा पंजशीर आना तालिबान की भूल होगी। हम खुद की रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ युद्ध के लिए पंजशीर के लड़ाके तैयार। पंजशीर कमांडो ने कहा तालिबान के हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी।
युद्ध से पहले तालिबानियों की कायराना हरकत, बलगान प्रांत में लड़ाकों के 20 बच्चों को बनाया बंधक, तालिबान के सामने सरेंडर की दी चेतावनी। तालिबान के आतंकी मुल्ला शीरीन को काबुल का गवर्नर बनाया गया, अफगानिस्तान में जल्द सरकार बनाने की कोशिश में जुटा तालिबान। अजीजुल्लाह फजल को तालिबान ने अफगान क्रिकेट बोर्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया है। अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से मुलाकात की। अफगान राजनेता मोहम्मद शफीक गुल आगा ने तालिबान के साथ गठबंधन का वादा किया। सूत्रों के हवाले से खबर, तालिबान ने शफीक गुल आगा को बताया बुलडोजर। शिया हज़ारा के नेता जफर मेहंदी ने काबुल में तालिबान नेता अनस हक्कानी के साथ मुलाकात की। दोनों ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर चर्चा की। काबुल में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू का नया वीडियो सामने आया है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एयरपोर्ट लाए गए सभी भारतीय। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। काबुल से 107 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा एयरफोर्स का C-17 विमान। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। 23 अफगानी, सिख और हिंदू समेत 168 लोग भारत लौटे। ग्लोब मास्टर से अफगान की सीनेटर अनारकली भी भारत पहुंची। अनारकली ने केंद्र सरकार और एयरफोर्स का धन्यवाद दिया। हिंदुस्तान आने के बाद भावुक हुए अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा। तालिबानी कहर का आंखों देखा हाल बयां किया, कहा अफगान में सब कुछ खत्म हो चुका है। काबुल से लौटी बच्ची की भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इंडियन एयरबेस पर बच्ची ने अपने भाई को प्यार किया। और आइए हम बात करने जा रहे हैं तालिबान का कहर और कोहराम अफगानिस्तान की सड़कों पर आपने देख लिया, लेकिन एक सबसे मौजूद सवाल यह है कि आखिर तालिबान पर मुस्लिम देश चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? ये चुप्पी क्यों? ये खामोशी और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, मुस्लिम देशों ने जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर एक बड़ी बैठक की। 57 मुस्लिम देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं और ये मुस्लिम देश एक साथ एक मंच पर बैठे जद्दा में। सऊदी अरब के जद्दा ने इस बैठक का नेतृत्व किया और यह बैठक हुई अफगानिस्तान में जो कोहराम मचा हुआ उसके लिए। लेकिन बैठक जरूर की, लेकिन जुबानें सिली हुई हैं। एक भी मुस्लिम देश कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या इन 57 मुस्लिम देशों को दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये तस्वीरें मुस्लिम देशों को दिख नहीं रही हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी खुद वहां की आवाम को, वहां के लोगों को बर्बर तरीके से पीट रहे हैं, बीच सड़क पीट रहे हैं? ये तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए, लाठियों से पीट रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं। क्या मुस्लिम देशों को, क्या OIC के इन देशों को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही? लातों से मार रहे हैं लोगों को, ये तस्वीरें दिख नहीं रही हैं या फिर आंखें बंद कर रखी हैं? उसे तो जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन उसे नहीं जगाया जा सकता जिसने आंखें मूंद रखी हैं। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं एक और तस्वीर। देखिए जरा, तालिबान का ये चेहरा देखिए, कैसे एक महिला को खींच रहे हैं। ये तस्वीरें एक शख्स को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें क्या मुस्लिम देशों को दिखाई नहीं दे रही हैं? ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। सवाल बड़ा यही है कि आखिर मुस्लिम देश देखना नहीं चाहते हैं या इन तस्वीरों पर उन्हें आंख बंद करके रखना बेहतर लगता है? आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से मुस्लिम देश खामोश हैं, कौन कौन से मुस्लिम देश चुप हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है इन नेताओं से। ये है मुस्लिम देश के नेता, इनको आप देख रहे हैं, जिन्हें ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगान। ये OIC के मेंबर हैं लेकिन चुप है। अगला नेता देखिए, ये है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, लेकिन बोलती बंद है। सवाल ये तस्वीरें इन्हें दिखाई नहीं दे रही। अगला देखिए, UAE के खलीफा, संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा हैं ये, खलीफा बिन जायद अल नहयान, UAE के खलीफा, लेकिन चुप हैं। इन्होंने भी इन तस्वीरों पर आंखें बंद कर रखी हैं। कतर देखिए जरा, कतर के शासक हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये भी चुप है। अब तक एक शब्द नहीं कहा, बल्कि खुद ही अपने यहां तालिबान का डेरा है। और ये जो तस्वीरें मैं अगली तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं इस्माइल सबरी याकूब, ये भी चुप हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, आपको बताएं, बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनकी चुप्पी पर इनसे कौन सवाल करेगा? इनकी चुप्पी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट।
खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाला सऊदी अरब और उसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर अब तक कुछ नहीं बोला। दुनिया में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जो फिलिस्तीन पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे, वो एर्दोगान अफगानियों पर तालिबानी जुल्म को चुपचाप देख रहे हैं। केवल व्यापार और पैसे को तरजीह देने वाले यूएई के खलीफा बिन जायद अल नहयान की जुबान पर भी ताला लगा हुआ है। क्यों शरिया कानून पसंद करने वाला मलेशिया और उसके प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब के लब तालिबान पर सल गए। मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई ये तमाम वो देश हैं जहां इस्लामिक सत्ता है, शरिया कानून लागू है, लेकिन तालिबान पर इन तमाम मुल्कों की जुबान सिल गई। इस्लामिक मुल्कों में अजीब सी खामोशी है, ना तो ये तालिबान के खिलाफ खड़े हैं और ना ही तालिबान के साथ। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर इस्लामिक दुनिया में ये चुप्पी क्यों मुस्लिम मुल्क तालिबान का खुलकर विरोध नहीं कर रहे? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो देश शरिया पसंद करते हैं वो तालिबान पर चुप्पी साधे? सोचिए, ये मुस्लिम देश शरिया मानते हैं और वही शरिया तो लागू करवा रहा है तालिबान। यानी महिलाओं की तस्वीर कहीं नहीं होगी, ना वो सड़क पर अकेले दिखेगी, और अगर कहीं तस्वीर होगी तो इस तरह तालिबान जैसे सड़कों पर उनके ऊपर काला पेंट चढ़ा रहा है। यही क्या उस कानून का हिस्सा है? इन मुस्लिम देशों में भी इस तरह के पोस्टर और तस्वीरें नहीं होती हैं। तालिबान कह रहा है हम भी तो वही कर रहे हैं, इसलिए हमारा साथ दीजिए। आइए अब आपको बताता हूं कि शरिया कानून वाले जो देश हैं, आखिर ये तालिबान के साथ खड़े हैं या नहीं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कौन कौन से देश हैं जहां ये शरिया कानून लागू है। इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान अब शरिया कानून लागू करने में लगा है। अफगानिस्तान में म्यूजिक से लेकर महिलाओं पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगने लगे, लेकिन इस फहरिस्त में अकेला तालिबान नहीं है, और भी बहुत से मुल्क हैं। आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से दो देश हैं जो यही कानून पहले से लागू कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 मुल्क, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसको आप यूएई के नाम से जानते हैं, और अफगानिस्तान जिसमें शरिया लागू है। 3 और देश मैं आपको बताता हूं जहां शरिया लागू है। इसमें मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान शामिल हैं। अगले वो देश कौन से हैं? इराक, मलेशिया और नाइजीरिया, यहां शरिया शामिल है। कतर, यमन और बहरीन, यहां भी इस्लामिक कानून चलता है, शरिया। ब्रुनेई, केन्या और इथियोपिया, ये वो देश हैं जहां शरिया लागू है। आइए अब आपको जल्दी से मैं बताऊं कि आपने सुना बहुत होगा कि शरिया कानून इन मुस्लिम देशों में लागू है, लेकिन ये शरिया कानून है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं ये क्या है जिसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं जो मुस्लिम देश इन नियम और कायदे कानून पर चलते हैं। शरिया का शाब्दिक अर्थ है पानी का स्पष्ट रास्ता। इस्लामिक कानूनी व्यवस्था कहते हैं इस शरिया को, और कुरान और हदीस से इसे बाकायदा तैयार किया जाता है। इस्लामिक बातों का पालन कराना इसका मकसद होता है। और शरिया कानून में अपराध की 2 कैटेगरी होती हैं। एक पहली कैटेगरी हद अपराध और दूसरी तजीर अपराध। जो हद अपराध है यह तुरंत सजा दी जाती है हद अपराध में, और तजीर में सजा जज के विवेक पर होता है, जज सजा देता है। हद अपराध में चोरी शामिल है, यानी जो तालिबानी सड़कों पर जो सजाएं दे रहे हैं यह हद अपराध में आता है, यानी फैसला ऑन द स्पॉट, गोली चलाकर और खुद ही जज बन जाते हैं। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है, और यौन संबंध में भी हद अपराध शामिल है, यानी फैसला ऑन द स्पॉट, उसी वक्त गोली मारकर फैसला हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि तालिबान जो आज कर रहा है, 90 के दशक में भी तालिबान यही कर रहा था। ये जो आप देख रहे हैं बीच सड़क, चारों तरफ लोगों का झुंड और हुजूम, और बीच में महिला को बिठाकर पूरे शरिया का पालन करना, उसे कोड़े मारना और पत्थरों से लोगों को मारना, यही शरिया कानून है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से मुस्लिम देश हैं और वो क्या कह रहे हैं दरअसल तालिबान को लेकर। देखिए जरा, पहले तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर चुका है और सरकार बनाने की तैयारी है। दूसरी तरफ ज्यादातर मुस्लिम देशों ने तालिबान के खिलाफ अब तक अपनी जुबान नहीं खोली। ऐसे में मुस्लिम देशों का तालिबानी सरकार को मान्यता देने पर क्या रुख रहता है, वो जानना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया जानना चाहती है इन मुस्लिम देशों का रुख क्या है। ये आप देख रहे हैं। ईरान की सबसे पहले बात करते हैं। ईरान तालिबान के बीच बहुत पुराना गतिरोध है, इसे ध्यान से समझिएगा। गतिरोध क्या है? ईरान शिया बहुल देश है, यहां शिया ज्यादा है,
और तालिबान कट्टर सुन्नी संगठन। ऐसे में ईरान की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान की सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है और बड़ी संख्या में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी ईरान में दाखिल हो सकते हैं। ईरान को अब यह डर सता रहा। इस्लामी दुनिया, सऊदी अरब की बात करते हैं। आइए, दूसरा मुस्लिम कंट्री तालिबान पर क्या रुख है देखिए जरा। इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है सऊदी अरब। सुन्नी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक है। सऊदी अरब ने तालिबान से अपील की है कि वो इस्लामिक सिद्धांतों के तहत लोगों की जान और संपत्तियों की सुरक्षा करे। 2018 में जब कतर की राजधानी दोहा में अफगान शांति वार्ता हुई थी, तब से लेकर अब तक सऊदी अरब दूरी बनाए हुए है। हालांकि 1990 के दशक में सऊदी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीनों की खुलकर मदद की थी। एक सच ये भी है। अगला मुल्क जरा देखिए, कतर की बात कर रहा हूं। कतर बहुत इंपॉर्टेंट है तालिबान के मामले में। कतर में तालिबान का हेडक्वार्टर है, यानी ये मुल्क जो है यहां हेडक्वार्टर है तालिबान का। यही वो देश है जिसने तालिबान को पहली बार दुनिया से संपर्क करने के लिए जगह दी थी। और इतना ही नहीं, कतर के सहयोग से ही तालिबान की अफगान सरकार और अमेरिका के साथ बातचीत हो सकी। कतर आगे समर्थन करना बंद कर दे अगर, तो तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। तालिबान राज पर कतर अब तक चुप है। तो कतर के बारे में मैंने आपको बताया। अगला देश देखिए जरा, तुर्की। टर्की का नाम सुना होगा। तुर्की वो मुल्क है जो फिलिस्तीन पर जब हमले हो रहे थे तो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था इजराइल के नाम पर और इजराइल से लड़ने की बात कर रहा था। लेकिन अब तुर्की की बोलती बंद है। तुर्की सुन्नी मुसलमानों का मुल्क है। तालिबान भी सुन्नी विचारधारा को मानता है। हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना की तैनाती को लेकर तालिबान भड़का हुआ। तालिबान ने कई बार तुर्की को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। बाकायदा राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि वो जल्द ही तालिबान के साथ बैठक करने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा है। तालिबान से पाक की करीबी जग जाहिर है। 1996 का तालिबान हो या 2021 का पाकिस्तान, सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत रहे। इस बार भी तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया और तमाम मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अकेला ऐसा देश है जो तालिबान के साथ है। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, UAE का हिस्सा दुबई और अबू धाबी है। 1996 में UAE ने मान्यता दी थी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार को उस वक्त मान्यता दी थी। लेकिन 25 साल बाद आज परिस्थितियां बदल गई हैं। UAE ने गुरुवार को मानवता की बात करते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी का अपने देश में स्वागत कर लिया। सोचिए जरा, UAE कौन पहुंचा है? अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे वो भागकर पहुंचे UAE, संयुक्त अरब अमीरात यानी अबू धाबी। UAE ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार बताकर पनाह दी है। अशरफ गनी को शरण देकर संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबान को कड़ा संदेश दिया है। UAE भले ही तालिबान का खुलकर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यह साफ है कि उसने इस बार तालिबान को चुना नहीं है। एक और मुल्क तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की है और जैसे ही तालिबान ने सीमा पर कब्जा किया, तुर्कमेनिस्तान ने तालिबानी नेताओं को बातचीत के लिए बुला लिया है। यह है इस्लामिक मुल्कों की हकीकत। तो यह हकीकत इस्लामिक मुल्कों की है। लेकिन आप जानते हैं कि कतर में जो इस्लामिक मुल्क है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस कतर के दोहा में ही तालिबान का हेडक्वार्टर है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है तालिबान का हेडक्वार्टर दोहा में, कतर में। यानी इस मुल्क ने अभी तक बेशक चुप्पी साधे हो, लेकिन टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे तालिबान के साथ बातचीत होती रही है। यह है तालिबान का हेडक्वार्टर कतर में, दोहा में, और यहीं बैठकें हुई हैं, यहीं तालिबान बैठता है, यहीं मुल्ला बरादर बैठता है। यह कतर की एक तस्वीर है। कतर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा कि कैसे कतर ही वो देश है जिसने मुल्ला बरादर को C-17 से भेजा। देखिए ये C-17 देख रहे हैं, क्या लिखा है? कतर एमिरेट्स। ये बता रहा है कि कतर किस तरह तालिबान के साथ पर्दे के पीछे है। मुल्ला बरादर उतर रहे हैं तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं। ये C-17 लगभग
1000 करोड़ इसकी कीमत है। सोचिए, लगभग 2700 करोड़ इसकी कीमत है C-17 ग्लोब मास्टर की। कतर ने अपना ग्लोब मास्टर मुल्ला बरादर को दे दिया पूरी सुरक्षा के साथ। ये 4 लोग गिनती के ये कतर एयरवेज ने भेजा, यानी C-17 ग्लोब मास्टर से 4 लोग पहुंचे अफगानिस्तान। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इतना महंगा विमान देना, कौन दे रहा है इन्हें पैसा, कौन दे रहा है इन्हें हथियार, ये चीजें धीरे धीरे साफ होंगी। इतना ही नहीं, आइए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान इन तालिबानियों से बात कर रहा है। ये इमरान खान को आप देख रहे हैं और तालिबानी नेताओं के साथ इमरान खान बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी को आप देख रहे हैं, तालिबानी नेताओं से गले मिल रहे हैं। तो बहुत से मुल्क हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आइए अब आपको दिखाते हैं, कई मुस्लिम देश खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर तालिबान क्या चाहता है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि तालिबान इन देशों से क्या चाहता है। इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाले अलग अलग, अगर मैं बात करूं, अलग अलग मुल्क हैं। मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा है जो उसके साथ है तालिबान के। ऐसे में अब तालिबान दुनिया भर के देशों से मान्यता चाहता है। देखिए जरा तालिबान क्या चाहता है, ध्यान से देखिए जरा। तालिबान चाहता है उसे मान्यता मिले, मुस्लिम देशों का समर्थन चाहता है तालिबान, सारे मुस्लिम देश उसे समर्थन दें। मुस्लिम देशों से आर्थिक मदद की उम्मीद करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मान्यता चाहता है तालिबान। इसी वजह से वो मुस्लिम देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए तालिबानी नेता दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं। यही वजह है इनके चक्कर काटने की। आइए, तो अब मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं, मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं और उनका पक्ष क्या है। लेकिन पश्चिमी देशों की मैं बात करूंगा कि पश्चिमी देश, देखिए जरा, पश्चिमी देशों की अग्नि परीक्षा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं पश्चिमी देशों की अग्नि परीक्षा है क्योंकि खुद आपको याद होगा कि मुल्ला बरादर सबसे पहले कहां मिलने और मुलाकात करने पहुंचे थे, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिल रहे थे गनी मुल्ला बरादर। ये जो तस्वीरें हैं, पूरी टीम जो आप तालिबान की देख रहे हैं, ये बता रहा है कि पर्दे के पीछे कौन कौन बात कर रहा था। यानी विदेशी मुल्क जो है वो आखिर उनका नजरिया क्या है। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। अब G7 यानी ग्रुप 7 की मीटिंग होने जा रही है अगस्त में, 24 अगस्त पे। और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, G7 अफगानिस्तान पर बात करने वाला है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं ये मुल्क वेट एंड वॉच की सिचुएशन में कौन कौन से ये मुल्क हैं जो अभी सिर्फ देखना चाहते हैं दूर से। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से वो देश हैं जो चाहते हैं दूर से देखें, अभी कोई रिएक्शन नहीं देंगे। उसमें पहला देश है अमेरिका। अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। पिछले कुछ दिनों में 2 बार संबोधन कर चुके हैं खुद जो बाइडेन। ब्रिटेन की बात करें, बोरिस जॉनसन, G7 की जो बैठक हो रही है, ग्रुप ऑफ 7 जो देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अब बात करने जा रहे हैं, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है। इसके अलावा देखिए फ्रांस, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस भी ये चाहता है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि तालिबान को आ जाने दीजिए सत्ता पर और हुकूमत करने दीजिए, राज करने दीजिए, तब कुछ बोलेंगे। एक और देश जर्मनी, एंजेला मार्केल भी उसी स्थिति में है। अभी देखना चाहती है कि तालिबान सरकार बना ले, फिर हम कोई जवाब देंगे, फिर हम अपना रुख साफ करेंगे। तो ये वो देश हैं जो अब तक रुख साफ नहीं किया। लेकिन देखिए कुछ और देश हैं जो खुलकर सामने आ गए। उनके लिए मकसद सिर्फ बाजार है, उनके लिए मकसद सिर्फ पैसा है। उसमें है, नाम है चीन सरकार बनने के बाद फैसला करेगा, क्योंकि चीन की नजर तो मार्केट, बाजार और पैसा और इकोनॉमी पे होती है। इसके अलावा रूस भी तालिबान के तौर तरीकों की सराहना कर चुका है। यानी सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इस स्थिति में यह है इन देशों की हालत। इतना ही नहीं, बाकायदा दुनिया की सबसे बड़ी संसद बैठी पिछले दिनों अफगानिस्तान के मसले पर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता खुद हिंदुस्तान कर रहा था और यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। न सिर्फ यूएनएससी, एक और बैठक हुई, बाकायदा नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान में 2014-15 तक मौजूद थी और इन तालिबानी आतंकियों से लड़ रही थी। नेटो ने भी इस पर गंभीरता दिखाई और नेटो की भी एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया ये आपको बताएंगे। आइए अब आपको पहले बताता हूं जरा जो संगठन जिन्होंने सख्ती से एतराज किया है वो कौन कौन से हैं। देखिए जरा, यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी है। यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा चेतावनी देते हुए तालिबान को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा तालिबान को कोई मान्यता नहीं, तालिबान से कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी। बड़ी बात यह है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है
बातचीत केवल लोगों की सुरक्षा के लिए होगी, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होगी। इसके जल्दी से मूव करेंगे। यूरोपियन यूनियन कह रहा है तालिबान बातचीत का गलत मतलब ना निकाले, किसी गलतफहमी में ना रहे। आइए इसके अलावा आपको दिखाते हैं नेटो सेनाएं क्या कह रही। नेटो मुल्क क्या कह रहे हैं? उनका कहना है सभी समर्थन निलंबित कर दिए हैं इन देशों ने, क्योंकि ये तालिबान से लड़ते रहे। नेटो का कहना है हिंसा रोकने की बाकायदा हिदायत दी है कि तत्काल हिंसा रोका जाए। मानवाधिकार लागू करने पर जोर दिया है नेटो देशों ने कि ह्यूमन राइट्स लागू किए जाएं, इंप्लीमेंट किए जाएं। आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह न मिले अफगानिस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सख्ती से पालन हो, यह कहना है नेटो देशों का। आइए अब आपको बताता हूं मैं G7 ग्रुप ऑफ 7 देश क्या कह रहे हैं, देखिए जरा, यानी बड़े बड़े मुल्क क्या कह रहे हैं। G7 देशों का कहना है अगले हफ्ते G7 की बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है और इसमें बड़ा कुछ निकल कर आएगा। तालिबानी जुर्म से G7 देश चिंतित हैं। जो कुछ तालिबान कर रहा है ये मुल्क चिंतित है। चिंता कितनी सच है, कितनी दिखावटी है, ये वक्त बताएगा। G7 में अफगानिस्तान पर भी चर्चा होगी। इस मुद्दे पर ही ये ब्रिटेन बोरिस जॉनसन ने ये G7 बैठक बुलाई है। आइए अब आपको दिखाते हैं तालिबान के लिए बड़ी परेशानी है। अरब मुल्क खुलकर नहीं बोल रहे हैं, पश्चिमी देश वेट एंड वॉच में है, लेकिन हो क्या रहा है, तालिबान के सामने घर में चुनौती है। तालिबान बाहर वालों से बाद में निपटेगा, पहले घर के अंदर निपटना है। घर के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, लोग सड़क पर निकल रहे हैं और लोग सीधे सीधे तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं तालिबान के सामने चुनौती क्या है। तालिबान के सामने सबसे बड़ी परेशानी है क्या, वो मैं आपको दिखा जा रहा हूं। तालिबान के सामने सबसे बड़ी परेशानी है विद्रोह की आशंका। विद्रोह की आशंका तालिबान को है। दूसरी परेशानी है पंजशीर के शेर से चुनौती, यानी पंजशीर लगातार चैलेंज दे रहा है। तीसरी कानून व्यवस्था की मुश्किल कि कैसे कानून व्यवस्था लागू किया जाए। न पुलिस थाने है, न फौज है, न पुलिस है। यही AK-47 लेकर सड़क पर खड़े होकर सीधे सीधे ऑन द स्पॉट फैसला देने वाले लड़ाके आखिर कब तक देश चलाएंगे। ISI आतंकियों का जमावड़ा। ISI को अब एक ठिकाना मिल गया है अफगानिस्तान के तौर पर। विदेशी फंड मिलने में दिक्कत हो रही है। इस तरह से अगर देश चलेगा तो कोई पैसा नहीं देगा अफगानिस्तान को, क्योंकि पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। काबुल से व्यापारियों का पलायन, यानी काबुल में जितनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी पूरे अफगानिस्तान में पिछले एक हफ्ते में सब ताला लगाकर चले गए हैं। यह बड़ी चुनौती है। देश चलाने के लिए पैसे की भारी कमी है। सारे अकाउंट फ्रीज हो गए, सीज हो गए, फूटी कौड़ी नहीं बची है तालिबान के पास। शरिया कानून लागू करने में दिक्कत है, क्योंकि 20 साल अमेरिका ने राज किया। खुले तौर पर अमेरिका के दौर में लोग अपने हिसाब से रह रहे थे, लेकिन अब शरिया एकाएक लागू करने में लोग विद्रोह कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, इसलिए तालिबान कर क्या रहा है। तालिबान अब कर रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान के लोगों को मनाया जाए। मनाने के लिए क्या कर रहा है, देखिए जरा। ये खलील हक्कानी को मैं दिखा रहा हूं घेरे में। ये है बड़े नेता खलील हक्कानी को काबुल का ठेका मिल गया है। और खलील हक्कानी एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, लोगों के बीच सड़कों पर निकल रहे हैं। जो आदमी देख रहे हैं आप, 37 करोड़ रुपए इनाम है इसके ऊपर। अमेरिका ने 37 करोड़ रुपए इनाम है इसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ये खलील हक्कानी है। अमेरिका ने इसके ऊपर 37 करोड़ इनाम रखा और ये आदमी आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। ये आदमी वहां घूम रहा है, सोचिए जहां ये खड़ा है काबुल में, यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका की सेना है और उस सेना की मौजूदगी में अमेरिका का जो इनामी आतंकी है 37 करोड़ का, वो भी खड़ा है। इसको डर है कि लोग विद्रोह ना करें, इसलिए लोगों के पास जाकर बातचीत कर रहा है। यह है खलील हक्कानी। सिर्फ खलील हक्कानी अकेले नहीं है, अनस हक्कानी। तालिबान कोशिश में है कि लोगों को मना लिया जाए, लोगों को समझौता किया। अनस हक्कानी को आप देख रहे हैं, यानी पूरे तालिबानी नेता जो है इस वक्त लोगों को पुचकारने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं कि लोग विद्रोह ना करें। इसलिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग कबीलों के नेता से बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में कबीले चलते हैं और कबीले के नेता को मना लिया तो आपने पूरे कबीले को मना लिया। इस वक्त इसी स्थिति में है वो जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंजशीर लेकिन लगातार चुनौती दे रहा है और पंजशीर लगातार सुर्खियों में। आप सब पंजशीर के बारे में जानते हैं, पंजशीर टस से मस नहीं हो रहा। तालिबान का काबुल पर कब्जा है, अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कंट्रोल है, लेकिन पंजशीर ऐसा इलाका जो तालिबान के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और यही वजह है कि तालिबान हर हाल में पंजशीर को जीतना चाहता है
और इसके लिए वो छल और बल दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें आज की हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरह पंजशीर को जीतने के लिए तालिबान बौखलाया हुआ है। खबर ये है कि तालिबानियों का काफिला पंजशीर की ओर मूव कर रहा है ताकि पंजशीर को अपने कब्जे में ले सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, तालिबान को भी पता है कि पंजशीर जीतना उसके बस की बात नहीं, उसके लिए आसान नहीं है। जैसे ही पंजशीर तक ये खबर पहुंची कि तालिबान इधर आ रहे हैं, उनके लड़ाके मैदान में आ गए। खबर है कि पंजशीर के लड़ाकों का ये काफिला तालिबान की ओर बढ़ रहा है। अब ऐसे में आशंका ये है कि इन दोनों के बीच कभी भी कहीं भी भीषण युद्ध और जंग हो सकती है। दरअसल आपको बताएं, तालिबानियों में इस बात को लेकर बौखलाहट है कि पंजशीर के लड़ाकों ने न केवल विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, बल्कि तालिबानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है और उन्हें घुटने के बल चलाकर अपनी ताकत का एहसास भी करा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, तालिबान ने छल कपट वाली अपनी सियासत शुरू की थी, क्योंकि उसे पता था कि ताकत के बल पर वो पंजशीर को जीत नहीं सकते। ऐसे में तालिबान के कमांडर जलील हक्कानी ने एक शिगुफा छेड़ा। शिगुफा क्या था? पंजशीर के लड़ाकों की अगुवाई करने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के साथ आने को तैयार हो गए। ये झूठ बोला कि अहमद मसूद तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं और उनके साथ आ रहे हैं, जबकि अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि आज साफ साफ अहमद मसूद ने इसके बारे में इसके खिलाफ जाकर बोल दिया। आपको बताएं, आज अहमद मसूद ने साफ कर दिया है वो सिर कटा लेंगे लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे। तालिबान की पैंतरेबाजी के बाद पंजशीर भी सतर्क हो गया है और अपने लेवल पर कोई नहीं छोड़ रहा है। वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे साफ जाहिर है कि पंजशीर के लड़ाके तालिबान से दो दो हाथ को तैयार हैं। युद्ध के मैदान में वाले यूनिफॉर्म, खुले मैदान में ट्रेनिंग वगैरह ऐसी तस्वीरें जो उनके जज्बे को बयां करती हैं। अफगानिस्तान में पंजशीर वो इलाका है जो हमेशा से तालिबान के गले की हड्डी रहा है। तालिबान कभी भी पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है इसकी भौगोलिक स्थिति। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और यहां के युवाओं में तालिबानियों को जवाब देने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। और यही वजह है कि जैसे ही तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा किया, पंजशीर के नौजवान सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे। और दुनिया जानती है कि तालिबान पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद से कभी नहीं जीत पाया। तो अलकायदा के दो फिदाइन पत्रकार को छद्मवेश में उनके पास बाकायदा भेजा गया और हत्या करा दी। दो पत्रकारों की हत्या करा दी। इसके बावजूद पंजशीर झुका नहीं, हमेशा तालिबानियों के लिए चुनौती बना रहा। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे पंजशीर के बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सब में अफगानिस्तान के झंडे को लेकर गर्व और फख्र है और वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसकी रक्षा करना चाहते हैं। फिलहाल पंजशीर के लड़ाकों का नेतृत्व अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर भी यहीं मौजूद हैं। तो यह है हकीकत। आइए अब आपको बताते हैं तालिबान क्या कर रहा है। तालिबान कोशिश कर रहा है जिनसे नहीं लड़ पाएंगे उनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर देखिए जरा, ये हामिद करजई को आप देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के। किससे मिल रहे हैं? मुल्ला बिरादर से, खलील हक्कानी से मिल रहे हैं। खलील हक्कानी से मुलाकात की पहले हामिद करजई ने, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और हामिद करजई पंजशीर भी गए थे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि पंजशीर में भी दरअसल बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर के लड़ाके तालिबान के आगे सरेंडर कर दे। ये देखिए, हामिद करजई पंजशीर पहुंचे और पंजशीर में लोगों से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तालिबान आपके साथ है। ये जो मुलाकात है, हामिद करजई क्या मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं? कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, बहुत दिन से आप सुन रहे हैं, क्या पंजशीर में तालिबान का कब्जा हो जाएगा? क्या पंजशीर को तालिबान घेर कर अंदर घुस जाएगा? आखिर कितने वक्त तक पंजशीर तालिबान के खिलाफ खड़ा रहेगा? और देखिए क्या हकीकत है, आपको बताने जा रहा हूं कि पंजशीर में होने क्या वाला है। इसको अगर आपने देख लिया तो आप जान जाएंगे कि अगले कुछ वक्त में क्या होगा। दुनिया से पंजशीर को कोई मदद नहीं मिल रही है, पहली चीज। दूसरी बात, किसी देश ने अब तक हथियार नहीं दिए। अहमद मसूद को आप देख रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं उन्हें हथियार दिए जाएं, लेकिन किसी देश ने हथियार नहीं दिए। इसे मूव करेंगे। किसी ने हथियार का वादा भी अब तक नहीं किया है, जल्दी से मूव करेंगे।
पंजशीर ने दुनिया के देशों से बार बार हथियार मांगे हैं, लेकिन उनको अब तक वेपन्स नहीं दिए गए। तालिबान के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान भी तालिबान की मदद कर रहा है और रूस भी तालिबान के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में मुश्किल है पंजशीर के सामने। बिना मदद के आखिर कब तक पंजशीर टिक पाएगा तालिबान के सामने, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि तालिबान सबको मना भी लेगा तो पैसा कहां से आएगा। तालिबान के सामने दूसरी चुनौती है, पैसों की कमी से जूझ रहा है तालिबान कि आखिर पैसा आएगा कहां से। तालिबान क्यों फटे हाल है यह आपको बताने जा रहा हूं। तालिबान जो अफगानिस्तान का पैसा था वो सब कहां चला गया। देखिए जरा, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब तालिबान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। ऐसा क्यों यह आपको बताते हैं। देखिए जरा, हुआ क्या, तालिबान का पैसा गया कहां अफगानिस्तान का। दरअसल तालिबान पैसों की कमी से जूझ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मिलने वाली 7 लाख करोड़ की मदद अब बंद हो सकती है। यानी 7 लाख करोड़ का फंड बंद हो सकता है क्योंकि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और तालिबान के सामने संकट इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिजर्व फंड था, जो रिजर्व फंड हर देश का होता है, अफगानिस्तान का वो रिजर्व फंड तालिबान को लग रहा था उसे मिलेगा, लेकिन रिजर्व फंड फ्रीज कर दिया है। तालिबान अफगान फंड पर कब्जा न करे इसलिए अमेरिका ने 70,300 करोड़ का फंड फ्रीज कर दिया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी 3,450 करोड़ का आपातकालीन रिजर्व रोक दिया है तालिबान का। यह है तालिबान के सामने परेशानी। आइए अब आपको बताते तालिबान आखिर पैसा कहां से लाएगा। जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उससे आप अंदाजा लगाएंगे। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, आप पहचानते हैं ये क्या है। ये तालिबान में खेती होती है इसकी, ये अफीम है, ये ड्रग्स है। तालिबान अब इससे पैसा कमाएगा। तालिबान को लग रहा है अब इसी के सहारे आगे की जिंदगी कटेगी। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कैसे तालिबान को ड्रग्स का सहारा है। देखिए जरा, तो तालिबान संकट में है, लेकिन अब उसके पास जो कमाई का जरिया है उसके बारे में आपको बताते हैं। कहां से पैसा आएगा जरा ध्यान से देखिए। ग्रिड जल्दी से हटाऊंगा मैं और आपको बताऊंगा पैसा कहां से आएगा। तालिबान के पैसे का जरिया है ये। कमाई के लिए तालिबान ड्रग्स रैकेट फैला सकता है और इसके अलावा एशियाई देशों में अवैध ड्रग्स का कारोबार कर सकता है तालिबान। जल्दी से मूव करेंगे। 6 लाख लोगों से अफीम की खेती कराता है ये तालिबान। दुनिया को 80% अफीम अफगानिस्तान से जाती है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, 80% जो अफीम है ये अफगानिस्तान से जा रही है। अफीम तस्करी के साथ टैक्स से भी कमाई करेगा तालिबान। इसे मूव करेंगे जल्दी से। अफीम कारोबारियों से टैक्स वसूलता है तालिबान जो अफीम के कारोबारी हैं। 2001 से लगातार मजबूत हो रहा है ये ड्रग्स का नेटवर्क। 2001 से चल रहा है। 2001 में अफीम का उत्पादन 180 टन था, 180 2001 में था। 2007 में यह उत्पादन 8,000 टन हो गया और 2020 में 11,000 करोड़ अफीम से कमाए हैं। यह है तालिबान का कमाई का जरिया। लेकिन अब आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि अफीम कमाएगा तो भेजेगा कहां। देखिए जरा, पूरी दुनिया में ड्रग्स का रैकेट है तालिबान का, पूरी दुनिया में। यह देखिए जरा, अफगानिस्तान से ड्रग्स कहां कहां जाएगी। अफगानिस्तान से ड्रग्स निकलेगी तो पहला देश कहां जाएगी, जल्दी से मूव करेंगे, फुल स्क्रीन अगर ले। अफगानिस्तान से ये अमेरिका जाएगी। देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ड्रग्स का नेटवर्क, आप अफगानिस्तान का देखिए। अफगानिस्तान से अमेरिका जाएगी, अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाएगी, अगला मुल्क अफगानिस्तान से ड्रग्स ब्रिटेन जाएगी और अफगानिस्तान से ये सीधे जाएगी रूस। ये नेटवर्क है पूरा। अफगानिस्तान से इस खेती अफीम की होने के बाद जर्मनी तक जाएगी, अफगानिस्तान से कनाडा जाएगी और फिर यहां से कोलंबिया जाएगी। ये जो रूट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रूट ये बता रहा है कि ये पूरी खेती अफगानिस्तान से पूरा नेटवर्क जो चलेगा ये पूरी दुनिया तक अफीम पहुंचाएगा। ड्रग्स का कारोबार अब तालिबान को इसी ड्रग्स का सहारा है। तो ये है तालिबान की पूरी कुंडली, पूरा कच्चा चिट्ठा, कौन साथ है कौन खिलाफ है और अब रोजी रोटी और दाल रोटी चलेगी कैसे। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।